आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। वही अब क्यूआर कोड से होगी असली और नकली दवा की पहचान, इस दिन से लागू होगा नया नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, इस बारे में करेंगे बात। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वह स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और कम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब क्यूआर कोड से होगी असली और नकली दवाओं की पहचान, 1 जनवरी 2023 से लागू होगा नया नियम। सरकार ने नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार ने दवाओं के बनाने में इस्तेमाल होने वाले एपीआई पर क्यूआर कोड लगाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। इससे असली और नकली दवाओं की पहचान महज चंद सेकंडों में यहाँ पर की जा सकेगी। वे ग्राहक अब किसी भी दवा पर मौजूद जो क्यूआर कोड है उसको फोन में स्कैन करके उसकी हकीकत के बारे में आसानी से यहाँ पर जान सकेंगे। वही नया नियम अगले साल यानी 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर लागू होगा। इस नए नियम को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वही एपीआई में यहाँ पर क्यूआर कोड लगाने के सरकार के फैसले के बाद अब असली और नकली दवाओं की पहचान आसानी से हो सकेगी। वही क्यूआर कोड में दवा की पूरी जानकारी होगी, बैच नंबर होगा। इसके अलावा सॉल्ट और कीमत की जानकारी इसमें मिलेगी। वही मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करने पर दवा की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वही एपीआई में क्यूआर कोड लगाने से यहाँ पर यह भी आसानी से मालूम चल जाएगा कि कच्चा माल कहाँ से सप्लाई हुआ है, दवा बनाने में यहाँ पर दवा बनाने के फॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ हुई है या फिर दवाई की डिलीवरी कहाँ से हो रही है, इस बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिग्रेज यानी एपीआई यहाँ पर इंटरमीडिएट टैबलेट्स और कैप्सूल और सिरप बनाने के मुख्य कच्चे माल यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा ड्रग्स यहाँ पर डीटीबीआई ने यहाँ पर जून 2019 में इस प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी थी। क्यूआर कोड का मतलब क्विक रिस्पांस होता है। इस कोड को तेजी से रीड करने के लिए बनाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली काम की खबर की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर लोन ब्याज में दिल्ली सरकार देगी 5% छूट। अगर आप दिल्ली निवासी और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल दिल्ली में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज में 5% तक की छूट यहाँ पर मिलेगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने बुधवार को ई रिक्शा, दोपहिया और हल्के सामान ढोने वाले ईवी की खरीद के लिए कर्ज पर 5% ब्याज सहायता देने का यहाँ पर ऐलान किया। यानी ब्याज सहायता देने के लिए यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी ESL की पूर्ण यहाँ पर जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड है CESL, इसके साथ समझौता यहाँ पर किया है। दरअसल दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस अवसर पर कहा है कि ब्याज सहायता योजना से न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को लाभ होगा बल्कि ई कॉमर्स, किराना सामान और डिलीवरी को लेकर वाहन सेवा देने वालों को भी इसमें फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू, सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बीते 3-4 दिनों से यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि राज्य में कोरोना कंट्रोल में आने लगा है। हालांकि इस स्थिति में यहाँ पर सरकार प्रतिबंधों में ढील देने के लिए तैयार नहीं है। वही सरकार ने राज्य में 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक में प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया, ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही सरकार की ओर से यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में जो ये यहाँ पर नाइट कर्फ्यू है वो 6 जनवरी तक रहेगा। इसके बाद सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वही सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित यहाँ पर होगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं जैसे कि यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड और कारा सिविल डिफेंस और विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड और यहाँ पर पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, डाक विभाग से यहाँ पर संबंधित कार्यालय भी यहाँ पर, इन सभी को यहाँ पर पहले की तरह यहाँ पर कर्मचारी जो यहाँ पर काम करेंगे। वही जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही यहाँ पर खुल सकेगी। वही दुकानों में प्रतिष्ठानों का संचालन सशर्त यहाँ पर किया जाएगा। वही दुकानों में सभी के लिए मास्क यहाँ पर पहना अनिवार्य होगा। वह काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों और आगंतुकों का उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था का यहाँ पर अनिवार्य रूप से उपयोग यहाँ पर किए जाने का आदेश दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम फैसला, अब इस उम्र के बाद नहीं ले सकते हैं शैक्षणिक अवकाश। राजस्थान में राजकीय सेवा में रहते हुए शैक्षणिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने नए नियम जारी कर दिए। दरअसल गहलोत सरकार ने राजकीय सेवा
के कर्मचारियों के लिए संशोधित नियम यहाँ पर जारी किए, जिसके मुताबिक 52 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को अब शैक्षणिक अवकाश यानी शैक्षणिक कार्यों के लिए जो अवकाश दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने यहाँ पर नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक ऐसे कार्मिक जो शैक्षणिक अवकाश पर जाना चाहते हैं उन्हें अब अवकाश यहाँ पर शैक्षणिक कार्यों के विभाग की उपयोगिताओं को देखने के बाद विभागीय अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर दी जाएगी। मतलब वह अवकाश के बाद नौकरी शुरू करने पर ही इस अवकाश के दौरान मिलने वाली पेंशन या अन्य राजकीय सुविधाओं का लाभ यहाँ पर लिया जा सकता है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। इस नंबर को मोबाइल में कर ले सेव, एक कॉल पर निपटा सकते हैं एसबीआई से जुड़े कई काम। अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं तो आप घर बैठे कई सुविधाओं का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। आप बैंक में अकाउंट के बैलेंस के साथ साथ पिछले 5 ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक का जो टोल फ्री नंबर उस पर कॉल करने की देरी है। इस नंबर पर आप मैसेज करके भी अपने बैंक खाते का बैलेंस का वितरण हासिल यहाँ पर कर सकते हैं। दरअसल एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल पर ही कई सर्विस यहाँ पर शुरू की है। अब ग्राहक घर बैठे एक फोन कॉल पर कई सर्विस का फायदा उठा सकता है। इसके लिए आप एसबीआई के टोल फ्री नंबर 1800-1234 पर कॉल करके अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर जान सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर जो मोबाइल है रजिस्टर्ड नंबर है इससे आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल जो मतलब बैंक अकाउंट में जो भी आपका बैलेंस वगैरह है उसे आप चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी 34% अब मिल सकता है डीए। हाउस रेट अलाउंस में भी बढ़ोतरी होने के हैं आसार। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको खुशखबरियां मिलने वाली है, क्योंकि आपकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए जल्दी यहाँ पर बढ़ सकता है। अभी कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन ये बढ़कर 34% हो सकता है। वही डीए बढ़ने के साथ साथ कर्मचारियों का डीए एरियर भी यहाँ पर मिल सकता है। वह केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के बकाये डीए एरियर यहाँ पर उनको नहीं दिया गया, इसे जारी करने को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे वक्त से यहाँ पर मांग कर रहे हैं। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 26 जनवरी के आसपास इस मसले पर निर्णय ले सकती है। अगर सरकार डीए एरियर जारी करती है तो कर्मचारियों को 80 रकम यहाँ पर मिल सकती है। वही केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेट अलाउंस यानी एचआरए में यहाँ पर बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर कर्मचारी कर रहे हैं। वही जुलाई 2021 में डीए बढ़कर 28% कर दिया था। उस दौरान यहाँ पर एचआरए भी यहाँ पर रिवाइज हो गया था। अभी शहरी कैटेगरी के हिसाब से एचआरए की दर 27%, 18% और 9% है। बीते अक्टूबर में सरकार ने यहाँ पर डीए को 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया था। इसके बाद से यहाँ पर कर्मचारी एचआरए में बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र में फिर खुलेंगे स्कूल। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में 24 जनवरी से लगेगी क्लास। महाराष्ट्र में एक बार फिर स्कूल खोले जाएंगे। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य में सोमवार यानी 24 जनवरी 2022 से कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के स्कूल फिर से खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि 16 जनवरी को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर कहा था कि अगले 10 से 15 दिनों में स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम है व छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो वित्त वर्ष 2022-23 में 7.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। जीडीपी में होगा बेहतर सुधार। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 7.6% की दर से यहाँ पर बढ़ेगी। वही इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने यह अनुमान यहाँ पर लगाया है। एजेंसी ने गुरुवार को कहा है कि लगभग 2 साल के अंतराल के बाद देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में यहाँ पर अर्थपूर्ण विस्तार होगा। वही 2022-23 में वास्तविक जीडीपी 2019-20 के यहाँ पर 19-20 से यहाँ पर 9.1% अधिक रहने का अनुमान है। वह इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी के रुझान मूल्यों से 10.2% कम रहेगा। इस कमी में यहाँ पर मुख्य योगदान निजी खपत और निवेश मांग की गिरावट का रहेगा। वही कुल गिरावट का निजी खपत का हिस्सा 43.4%, निवेश की मांग का हिस्सा यहाँ पर टोटल है वो 21% यहाँ पर रहेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तब नजदीकी मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकेंगे कोरोना वैक्सीन। सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के खिलाफ बनी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड जल्दी आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर बिकती यहाँ पर दिख सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की कमेटी एससीसी ने यहाँ पर दोनों वैक्सीनों को बाजार में उतरने की अनुमति यहाँ पर दे दी है। वह जानकारी के मुताबिक एससीसी ने यहाँ पर
बुधवार को अहम बैठक यहाँ पर की थी। इस बैठक में शामिल विशेषज्ञों ने वैक्सीन के परीक्षण से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की, साथ ही पिछले 1 साल में दोनों वैक्सीनों के असर और साइड इफेक्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी ली गई थी। वही काफी देर तक चली इससे चर्चा के बाद विशेषज्ञों ने दोनों ही वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल क्षेत्रों से बाहर निकालकर बाजार में उतारने का फैसला करने पर सहमति यहाँ पर दे दी है। वही कैबिनेट की इस बैठक के बाद अब दोनों जो यहाँ पर वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की दोनों वैक्सीन है, वो देश भर में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर उनको तैयार करना होगा। उसके बाद वे अपनी वैक्सीन को सभी अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर पहुंचा सकेंगे। यानी अगर आप किसी को भी यहाँ पर वैक्सीन की डोज आपको नहीं लगी है तो आप यहाँ पर अस्पताल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं। आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से वैक्सीन लेकर किसी भी डॉक्टर से उसे लगवा सकते हैं। इससे देश में टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ेगी और सरकार के ऊपर जो बोझ है वो भी यहाँ पर कम पड़ेगा। वह बाजारों में इन टीकों की कीमत कितनी होगी, इस बारे में फिलहाल कोई घोषणा यहाँ पर सरकार की ओर से नहीं की गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों की आय बढ़ाने को लेकर इस बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। प्रोत्साहन राशि देने का विचार कर रही है मोदी सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए आम बजट 2022 में कुछ बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकती है। दरअसल सरकार की कोशिश है किसानों के बदलते बाजार के अनुरूप उनको तैयार किया जाए, जिससे वे अधिक से अधिक लाभ पा सके। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। इस दौरान कृषि बजट 2022 में यहाँ पर वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर निवेश की घोषणा कर सकती है। साथ ही किसानों को इस काम के लिए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान भी यहाँ पर सरकार कर सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कहा है कि पूरा विचार वैल्यू एडिशन और यहाँ पर बैकवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए निवेश के लिए सहायता प्रदान करना है, जिसमें देश के किसानों को निर्यात में मदद करने के लिए बाजार स्थापित करने के लिए समर्थन यहाँ पर भी शामिल होगा। इसके अलावा सरकार तमाम अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को यहाँ पर जो निर्यात है उसमें मदद करने के लिए ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग और यहाँ पर ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान यहाँ पर सरकार कर सकती है। चलिए बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,44,000 से अधिक नए मामले आए सामने। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा 718 लोगों की हुई है मौत। देश में पिछले 24 घंटों में 3,44,000 से अधिक नए मामले आए हैं। वह इस दौरान 2.5 लाख से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं 24 घंटों के अंदर, जबकि 718 लोगों की मौत हुई है। वही पिछले दिनों के मुकाबले में नए संक्रमितों के आंकड़ों में 27,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैसे एक दिन पहले यहाँ पर 3,17,000 के आसपास नए केस आए थे और 400 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। देश में पिछले 24 घंटों में रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वही 4 दिनों से यहाँ पर जो पिछले 24 घंटों में जो मौतों का आंकड़ा है वो सबसे अधिक रहा है। 718 लोगों की मौत यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। वही देश में यहाँ पर जो एक्टिव केसों का आंकड़ा है वो अभी 20 लाख के आसपास पहुंच चुका है। वही 20,11,000 के आसपास है। वही लहर मतलब तीसरी लहर में यहाँ पर एक्टिव केस पहली बार 20 लाख पार पहुंचे हैं। वही कुल एक्टिव केस 21 दिसंबर को 1 लाख थे। वही 8 जनवरी को 5 लाख का आंकड़ा हुआ था और 21 दिन यानी महज 21 दिनों में यहाँ पर एक्टिव केस 20 गुना यहाँ पर ज्यादा हो गए, यानी ये यहाँ पर 20 लाख के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर हो गए हैं। वह कुल संक्रमितों का आंकड़ा भारत में 3,85,00,000 पार हो चुका है। तो कुल रिकवरी भारत में 3,60,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो कुल मौतें 4,88,000 से ज्यादा हो चुकी है। वही पिछले 24 घंटों में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए उसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है कर्नाटक ने। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 47,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही यहाँ 7,000 ज्यादा मामले यहाँ पर बढ़े हैं। वही 22,000 से ठीक हुए हैं, अधिक लोग यहाँ पर ठीक हुए। 19 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही कल भी यहाँ पर 40,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। वही यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है यहाँ पर फिलहाल 18.11% यहाँ पर है। वही केरल में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 46,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही 15,000 से अधिक यहाँ पर ठीक हुए हैं। वही केरल में भी यहाँ पर मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही 15,000 से अधिक यहाँ पर ठीक हुए, 32 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही 34,000 केस कल यहाँ पर सामने आए थे। अब यहाँ पर केसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 37% पहुंच चुका है केरल राज्य के अंदर। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 40,000 के आसपास यहाँ पर मामले आए हैं। 45,932 मामले यहाँ पर आए हैं, जो कि यहाँ पर कल से 2,200 ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र में कोरोना के कारण यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 37 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस यहाँ पर 2,58,000 के आसपास है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 28,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। वही पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में यहाँ पर 17.91% है। वही गुजरात में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 24,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 13 लोगों की मौत इस राज्य में भी हुई है।